नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बजट से जुड़ी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से, जो हमें समझा रहे हैं कि बजट का क्या मतलब है, क्या मायने हैं और किस पर कितना खर्च किया जा रहा है। अब हमारे साथ वो मंत्री जुड़ रहे हैं जिनके ऊपर इस वक्त देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी हां, इन पर जिम्मेदारी है देश को कैशलेस बनाने की, और इसकी दिशा में पिछले 8 नवंबर के बाद से इतने सारे काम हुए हैं, जिसके चलते आज हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में कैशलेस तो नहीं लेकिन लेस कैश सोसाइटी हम बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईटी और लीगल अफेयर्स के मिनिस्टर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 2 बजट पहले बात की थी कि क्या मैं गैस पे सब्सिडी छोड़ूंगा। मैंने गैस पे सब्सिडी पहले दिन से भी नहीं ली है। दीपक जी, आपके साथ मैं कुछ अधिकार से आग्रह करता हूं, क्योंकि मैं आपके मिजाज और स्वभाव को जानता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बातचीत मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी एंकर और संपादक आपके इस आचरण से सीख लेंगे। चलिए, आपके विषय पर आते हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आधार आधारित पीओएस सेवा जल्द शुरू करने की बात है। ये क्या है सर, और कैसे इसका उपयोग होगा? आधार आधारित पीओएस का क्या मतलब होगा? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए दीपक जी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलाव की सरकार है, देश को ईमानदार बनाने की सरकार है। आज 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 108 करोड़ मोबाइल फोन है, 111 करोड़ आधार है, 50 करोड़ लोग इंटरनेट पर है, लैंडलाइन और वायरलेस में, और 35 करोड़ स्मार्टफोन है। अब ये काम कैसे हो रहा है और कैसे होगा, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी आपने बताया गैस की सब्सिडी की बात। लगभग 26 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, हमने उनको मोबाइल के साथ जोड़ा और आधार से लिंक कर दिया। आज देश के 40 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है। हमने गैस की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया, आधार लिंक्ड मोबाइल के माध्यम से। आपको जानकर खुशी होगी, आपके दर्शकों को हमने 36,000 करोड़ रुपए बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। अब हम आधार इनेबल पेमेंट क्या करने जा रहे हैं? मैंने बताया इस देश में लगभग 35 करोड़ स्मार्टफोन है। अब आप उसके हम लिंक करेंगे तो आपको अपना डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपके पास ग्राहक है, आप कोई मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई खरीदारी की, आपको सीधा बताना है कि यह मेरा आधार नंबर है, और बायोमेट्रिक्स में अपने अंगूठे को दबा देना है, और आपके बैंक अकाउंट से 200 या 500 या 1000 या 2000 रुपया पेमेंट हो जाएगा। आधार इनेबल पॉस पेमेंट क्या है? पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है, उस पर भी हम ये करने जा रहे हैं कि आधार के बिना पर ही आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये जिस तरह आधार हम ला करके 111 करोड़ आधार ने दुनिया को चकित कर दिया है भारत की टेक्नोलॉजी के आधार के बारे में, उसी प्रकार से आधार के बेस पर डिजिटल पेमेंट से दुनिया में हम भारत की आईटी ताकत का एक नया नमूना पेश करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ये जो हम मोबाइल वॉलेट की बात करें, फिर उसका क्या होगा? क्या सब पैरेलल चलते रहेंगे? चलते रहेंगे। हिंदुस्तान बड़ा देश है। आपके दर्शकों लिए बताना जरूरी है कि पिछले मोदी जी की सरकार में हमने इस देश में इतना मोबाइल फोन ऐड किया है जितना इटली और फ्रांस की जनसंख्या है। अब मोदी ने मुझसे कहा, रवि मोबाइल फोन तो इतना बनते क्यों है इतना कम? मैं इलेक्ट्रॉनिक का भी मिनिस्टर हूं। आपके दर्शकों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 1.5 साल में भारत में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आ गई है, 42 मोबाइल बनाने वाली और 32 आपके कंपोनेंट, बैटरी, चार्जर बनाने वाली। और आपका नोएडा और ग्रेटर नोएडा, दीपक जी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। लगभग 16 फैक्ट्रियां आई हैं। तो हम ऐसे काम करते हैं। तो आपने जो बताया कि आज देश में इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत तरीके से, हमारे 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जिसकी चर्चा कल राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में की थी। वो गांव गांव में डिजिटल सेवा दे रहे हैं,
पासपोर्ट बना रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, रेलवे का टिकट काट रहे हैं, बैंकिंग की सेवा दे रहे हैं, स्किलिंग का काम कर रहे हैं। तो जमीन पर भारत बहुत विस्तार से बदल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ ठीक है, लेकिन ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए डिजिटल पेमेंट। अब देखिए, मैं आपको प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, आपके दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए एक चाय वाला है, एक पकौड़े वाला है, सत्तू वाला है। अगर वो डिजिटल पेमेंट लेता है तो उसका पूरा पेमेंट रिकॉर्डेड रहता है। तो बैंक को अगर उससे लोन चाहिए तो सीधा कहेगा कि इसके पास रोज 100 ग्राहक आते हैं, तो इसकी तो आमदनी अच्छी है, इसको हमें लोन देना चाहिए। और आपने देखा होगा आज मुद्रा की स्कीम में जो 2 लाख करोड़ रुपया पेमेंट हुआ है, अब तक गरीबों को उसको और आगे बढ़ाया गया है। तो गरीब ईमानदारी से आगे आए और डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़े, ईमानदार भी आए, और जो कानून को छोड़कर भाग जाते हैं उनकी संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा। यह भी आज के बजट में घोषणा की गई है। तो यह पूरी पूर्णता में आप देखेंगे तो आपको इसका एक बड़ा ही रचनात्मक स्वरूप सामने आएगा। पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, नगर पालिका भी इसमें भीम के जरिए, जो भीम नाम का ऐप बनाया है, उसके जरिए कैसे पेमेंट हो सकता है और कैसे ये मोस्ट पॉपुलर होगा? देखिए, अभी तो ये शुरू ही हुआ है और जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें 20 शुरू ही हुआ है, और जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें 20 करोड़ लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, और लगभग शायद जहां तक मुझे जानकारी है 1 हफ्ता पहले कि 30 लाख से अधिक लोग उसको यूज कर रहे हैं और आगे यूज करेंगे। लेकिन सबसे लोकप्रिय आपका आधार पेमेंट होगा, जो मैंने बताया आपको। उसको हम अभी तक आधार इनेबल्ड पेमेंट में करते हैं कि जो बैंक के हमारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं वो अपना मूविंग एटीएम लेके जाते हैं गांव-गांव में, और आपका आधार नंबर पूछते हैं और आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर देते हैं। और जब आधार इनेबल्ड पेमेंट हो जाएगा तो आपको मैं बताऊं, आपने सही कहा, क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, डेबिट कार्ड भी चलेगा, रुपए कार्ड भी चलेगा। हिंदुस्तान बड़ा है, हर को अपने तरीके से आपका मोबाइल वॉलेट भी चलेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, देश के आईटी मंत्री से अनुभव के आधार पर दीपक जी, कि शायद आधार पेमेंट सबसे तेज चलेगा। आधार पेमेंट सबसे तेज चलेगा। अब मुझे ये बताइए कि इसको करने के लिए हमको पीओएस मशीन की जरूरत लगेगी, अलग तरह की पीओएस मशीन बनेंगी जो आधार बेस्ड हो, जो फिंगरप्रिंट्स ले सके। अभी पीओएस मशीन में आप स्वाइप करते हैं या इंसर्ट करते हैं कार्ड, उसके आधार पर पेमेंट होता है। ये जो मशीन है, आपने कहा कि मोबाइल फोन का देश बहुत बड़ा हब बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग का, तो क्या इन पीओएस मशीनों को मेक इन इंडिया के तहत बनाने का प्रावधान है या कोशिश करेंगे? बिल्कुल होगा। अगर भारत में अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फोन बन सकते हैं तो पूरा फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए दीपक जी, सिर्फ अंगूठा, सिर्फ अंगूठा। अब मैं दिखा रहा हूं आपके कैमरे पर, अंगूठा आपने, अगर मजाक के लिए बिहारी भाषा में बोली, अंगूठा आपने टिप दिया और पेमेंट हो गया। खाली आपका आधार का नंबर होना चाहिए, यही तो बायोमेट्रिक्स है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको एक बार, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मार्केट की संभावना और है भी, तो आपने बहुत सही कहा, बड़ी संख्या में 10 लाख हमको देना है। हमको लगता है कि बिल्कुल एक प्रकार से फर्राटे से सारा कुछ, और मैं इलेक्ट्रॉनिक का भी मिनिस्टर हूं, आपको मालूम ही है। तो ये सब तो और हमको सहयोग भी करेंगे एमसीएस के माध्यम से, जिसकी राशि भी आज माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में बढ़ाई है। ट्रांजिशन लिमिट तय करने के लिए नया कानून लाने की बात हुई है, क्या कानून लाएंगे, क्या स्वरूप होगा उसका? अब देखिए, कानून को आने दीजिए, वो तो वित्त विभाग करेगा। मोटी बात, अगर आप इस पूरे बजट का सार समझे, आपके सवाल के संदर्भ में 3 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आप डिजिटल पे आइए, आप चेकबुक पे आइए, आप रिकॉर्ड पेमेंट करिए। और देखिए दीपक जी, अगर इस पूरे बजट के अगर आप नीति और रीति को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने नरेंद्र मोदी जी को बहुत दिन से ऑब्जर्व किया है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपके इंटरव्यू में देखता रहा उनके साथ। क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीति के फंडिंग में शुचिता लाने की हिम्मत की थी क्या, कि 2000 से अधिक अब कैश आप नहीं लेंगे? और ये बीजेपी पर भी लागू हो गई, सब पर। चुनाव आयोग की अनुशंसा थी, प्रधानमंत्री ने कहा मानो, और बाकी बियरर बॉन्ड है। अब मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों को उसके बारे में भी बता दूं।
पहले चेक पेमेंट लेने की बात की गई थी, आप जानते हैं, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हुआ, क्योंकि कई व्यापारियों का यह अंशका थी कि हम चेक से पेमेंट करते हैं, किसी को अधिक देते हैं, किसी को कम देते हैं, तो हमारे लिए परेशानी पैदा होती है, क्योंकि हमारा नाम हो जाता है। तो ये बेरर बॉन्ड है, वो इलेक्टोरल बेरर बॉन्ड है, आप उसको लीजिए और आपका एक असाइन बैंक अकाउंट होगा, बीजेपी का, कांग्रेस का, सीपीआई का, जेडीयू का, वहां जाके इनकैश कराइए आप और हिसाब दीजिए आप। तो आप पूरी पूर्णता में देखेंगे तो डिजिटल पेमेंट किसान, लगभग 65,000 ग्रामीण जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको कंप्यूटराइज करने की बात है, क्योंकि काफी शिकायत आई थी कि वहां नोटबंदी में काफी गड़बड़ी हुई थी। तो गांव, डिजी गांव क्या है दीपक जी, ये मैंने इसका निर्णय किया था आईटी विभाग में, हम 5,000 डिजिटल विलेज देश में बनाने जा रहे हैं, जहां वाईफाई देंगे, जहां उनको जिले के अस्पताल से जोड़ेंगे डिजिटल हेल्थ के लिए, जिले के स्कूल से जोड़ेंगे डिजिटल शिक्षा के लिए, और एक डिजिटल स्वावलंबी गांव बनाएंगे 5,000 पहले चरण में। तो ये पूर्णता में आप देखिए तो ग्रामीण बैंक से लेकर करके चुनाव आयोग की फंडिंग तक सब में एक डिजिटल आधार है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम बात कर रहे हैं डिजिटल की और देश को पूरी तरह से कंप्लीटली डिजिटल करने की, लेकिन सवाल डिजिटल लिटरेसी का भी है। सवाल यह भी है कि देश में कई सारे लोग बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको डिजिटली लिटरेट बनाया जाए, ये काम कैसे होगा? क्या इसके लिए भी आपने कुछ स्टेप्स लिए हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने अपने 2 लाख जो बताया कॉमन सर्विस सेंटर को, जो देश भर में फैले हुए हैं, उनको पहले ट्रेन किया और उनको कहा कि तुम देश के लोगों को डिजिटल पेमेंट में ट्रेन करो। हमने सिर्फ 80 लाख का उनको दिया था कस्टमर में और लगभग दिया था 10 लाख शॉपकीपर्स में, 25 लाख शॉपकीपर्स में। दीपक जी, रोज हम लोग मॉनिटर करते हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक वो 2 करोड़ हिंदुस्तान के कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट में ट्रेन कर चुके हैं और लगभग 7 लाख दुकानदारों को ट्रेन कर चुके हैं। हम दुकानदार के लिए उनको देते हैं 100 रुपये पर दुकानदार और लोगों के लिए 10 रुपया प्रति कस्टमर। और ये सिर्फ आपको कागज पर नहीं, जो सीखे उनको एक डिजिटल ट्रांजैक्शन करके दिखाना पड़ेगा, जो हम रिकॉर्ड करते हैं कि ये व्यक्ति ट्रेंड हो गया। इसके अलावा हम 6 करोड़ लोगों को दिशा के अंतर्गत डिजिटल ट्रेन कर रहे हैं। तो पूरे देश को डिजिटली ट्रेन करने की हमारी कोशिश चल रही है। लेकिन एक बात आप जानिए, हिंदुस्तान के लोगों का मिजाज क्या है? पहले वो टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करते हैं, फिर एडॉप्ट करते हैं, फिर उसको एंजॉय करने लगते हैं और वो तकनीकी रूप से इंपावर हो जाते हैं। दीपक जी, कभी आपने कल्पना की थी कि ठेले वाला भी मोबाइल रखेगा, स्मार्टफोन, रिक्शा वाला भी रखेगा, गांव का किसान भी रखेगा? आज वो रख रहे हैं ना। हर की चाहत है कि हमारे पास स्मार्ट मोबाइल फोन हो। एसएमएस क्या आया? ये जो ई कॉमर्स का देश में क्रांति हुई है, जब मैं पूर्व में कम्युनिकेशन मंत्री था तो मैं पोस्टल के लोगों को लगाया उसमें पूरा डिजिटल डिलीवरी में। गांव गांव में महिलाएं, बच्चे देखते हैं टीवी पर, आपके टीवी पर नाप तौल और बाकी सारे चैनल्स को, और फट से अपने मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, कपड़े मंगाते हैं, गहने मंगाते हैं, मोबाइल फोन मंगाते हैं। तो ये देश इस तरह से बदल रहा है। लेकिन हां, आपने सही कहा और इसको आगे लाने की जरूरत है। और हिंदुस्तान के लोग जब किसी चीज को समझ लेते हैं तो अपने आप वो क्रांति बन जाती है। जैसे उन्होंने देश के टीवी न्यूज से प्यार कर लिया तो कितने टीवी चैनल्स आ गए, देखा ना आपने? मोबाइल फोन कितना आ गया, बताया मैं आपको। तो डिजिटल पेमेंट का जमाना है। आप देखिएगा हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट की गंगा में भी खूब नहाएगा। एक बड़ी बात और कही है वित्त मंत्री ने, उन्होंने कहा है कि जो आदमी एब्सकॉन्डर हो जाता है, देश की संपत्ति लेकर भाग जाता है, बैंक का पैसा लेकर भाग जाता है, और उसका एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जिसको आज हर लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस नाम को, वो है विजय माल्या का। मैं उनके एग्जाम्पल को आगे बढ़ा के आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान अभी के कानूनों में नहीं है? इसके लिए नया कानून बनाने की जरूरत क्या है? देखिए, अभी जो संपत्ति कुर्क जब्ती करने का कानून है वो कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में, आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए, या मान लीजिए अंडर द पोटा एक्ट आपको टेररिज्म के मामले में था,
या आप किडनैपिंग फॉर रैंसम इत्यादि के जो मैं वेगली रिकलेक्ट कर रहा हूं, अगर आपने पूरी संपत्ति क्राइम से बनाई है तो उसके मामले में है कि आप किडनैपर हैं, आप रैंसम कलेक्शन करते हैं, देखना था। लेकिन यह एक यूनिक बात है कि आप हजारों करोड़ लोन ले लेते हैं, उस लोन को व्यक्तिगत उपयोग के लिए, आलीशान जिंदगी के लिए दुरुपयोग करते हैं और फिर भाग जाते हैं आप। आपको कोर्ट का समन जाता है, आपको सुप्रीम कोर्ट का समन जाता है, आपको बॉम्बे हाई कोर्ट का समन जाता है, आपको ईडी का समन जाता है, टीवी वाले सवाल पूछते हैं तब भी नहीं आते हैं आप, आपके वकील भी नहीं आते हैं आप। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? ये कानून ऐसे लोगों के लिए है कि जो देश में गरीबों के टैक्स पेयर के पैसे बैंक से लेते हैं, अपना बिजनेस डुबाते हैं और भाग जाते हैं और जवाब नहीं देते, उनके लिए है ये। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो एनपीएस की है। लोग ये कहते हैं कि भाई लोगों से नोटबंदी में तो पैसा ले लिया, नोट बदली भी हो गई, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति लाखों करोड़ रुपए लैंड करके ले रखे हैं और एनपीएस कर दिया है, वो पैसा कैसे रिकवर होगा? तो क्या इसका कोई रोड मैप दिमाग में है सरकार के? बिल्कुल है, आपने देखा होगा। इसीलिए जो पूरा जो बैंक्रप्सी कोड क्या बना है, आप मुझे बताइए। ये जो बैंक्रप्सी कोड है ये तो ऐसे लोगों के लिए है ना। एक दूसरा, ये जो पूरा हमारा डेट ट्राइब्यूनल है उसके पूरे आगे, मैं कानून मंत्री के रूप में उसको देखता हूं कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया को और सख्त बनाया जाए और तेज बनाया जाए। ये सब काम देखिए, कई बार आपके ईमानदारी से आपके बिजनेस करने के बावजूद आपका बिजनेस डूब जाता है। ऐसे लोगों को तंग नहीं करना है, समझते हैं, उसका फिर रीइन्वेस्टमेंट हो, उनके लोन को थोड़ा स्टैगर किया जाए, ये बात मुझे समझ में आती है। लेकिन जिनका पूरा इरादा धंधा करना नहीं है, लेकिन बैंक के पैसे को अपने पैसे के रूप में दुरुपयोग करना है, उस पर तो सख्ती होगी, जरूर होगी और होनी भी चाहिए। पर सख्ती जरूर होनी चाहिए, वाकई होनी चाहिए। अगर मैं बजट इन टोटो की बात करूं, आपकी मिनिस्ट्री से बाहर निकलूं और रोटी कपड़ा और मकान की बात करूं, तो एक आम आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए क्या क्या सहूलियतें दी गई है इस बजट में? मैं प्रधानमंत्री के एक वाक्य को कहूंगा जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये बजट दाल से डाटा तक का बजट है। आप समझते हैं, किसानों के लिए 10 लाख करोड़, उनके क्रेडिट के लिए किसानों के, ग्रामीण विकास के लिए 1,87,000 करोड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीपक बाबू 4 लाख करोड़, जिसमें लगभग 2,41,000 करोड़ तो खाली ट्रांसपोर्ट के लिए। डिजिटाइजेशन की बात तो हम लोगों ने बहुत कर ली, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हम लोगों ने कर ली, टैक्स का इंसेंटिव दिया गया है, मतलब 5% सीधा कम हो गया है 5 लाख तक की कमाई पर, और अगर आप थोड़ा सा तरीके से अपना टैक्स मैनेज करें तो 10 लाख तक की कमाई पर आपको टैक्स का रेट 5% है। और जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई, आपको बताया आपके पॉलिटिकल फंडिंग के इश्यू पर। हां, एमएसएमई की जो बात उन्होंने की है, देखिए बहुत बड़ी बात है कि 50 करोड़ तक की जो कंपनियां हैं वो सबों का कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 25% कर दिया गया है और 96% कंपनियां ऐसे ही हैं। लेकिन आज जो मैं बजट की सबसे एक महत्वपूर्ण बात देखता हूं, जो आप भी कभी अपने दर्शकों को बताएं, कि आज पहली बार आजाद भारत में वित्त मंत्री ने देश को बताने की कोशिश की है कि 125 करोड़ के देश में कितना लोग टैक्स देते हैं। दीपक जी सोचिए, 10 लाख से ऊपर की आमदनी सिर्फ 24 लाख लोग दिखाते हैं। ये उचित है क्या? ये होना चाहिए क्या? और वहीं कहा माननीय वित्त मंत्री जी ने कि लगभग 1.25 करोड़ गाड़ी खरीदी गई और लगभग 1.5 करोड़ लोग विदेश गए। तो आप विदेश जाते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, फिर भी आप अपनी कमाई 10 लाख दिखाते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए ईमानदारी से टैक्स भरें, ये भी एक बहुत बड़ा आह्वान है इस पूरे बजट में। चलिए, आपने हमसे बात की, आपने अपने डिजिटल इंडिया और कैशलेस भारत कैसे होगा, किस तरीके से आधार के आधार पर हम पेमेंट करना सीख जाएंगे और किस तरह से हम सिस्टम को बिल्कुल स्मूथ बना देंगे, इसके बारे में हमको बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में एक ब्रेक, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों से बातचीत का सिलसिला हमारा लगातार जारी रहेगा।